और इधर भोपाल में कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि लोग टोल मांगे जाने से नाराज हो गए और टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा के कर्मचारियों को पीटते नजर आए, जिसके बाद एक शख्स डंडा लेकर आया और टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने लगा और खिड़की पर लगे कांच को तोड़ दिया उसने। यही नहीं, इस शख्स ने डंडे से वहां रखे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। ये लोग काफी देर तक टोल प्लाजा पर हंगामा करते रहे और हाथ में डंडे लेकर घूमते नजर आए, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोग भी दिक्कत उन्हें हुई और गाड़ियां लंबे समय तक वहां खड़ी रहीं। पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। भारतीय वायुसेना बहुत जल्द MiG-27 लड़ाकू विमानों की आखिरी स्क्वाड्रन को अपने बेड़े से हटाने वाली है। बताया गया कि अभी 7 MiG-27 विमानों वाली इकलौती स्क्वाड्रन इस्तेमाल में है, जो कि जोधपुर एयरबेस पर तैनात है। जानकारी मिली है कि इसी साल दिसंबर के अंत तक MiG-27 को वायुसेना के बेड़े में हटा दिया जाएगा। MiG-27 लड़ाकू विमानों को 38 साल पहले 1981 में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था और अब 27 दिसंबर को MiG-27 जोधपुर एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भरेगा, जिसके साथ ही इस लड़ाकू विमान का 4 दशक पुराना सफर थम जाएगा। 3 साल पहले पश्चिम बंगाल के हाशमारा एयरबेस पर तैनात MiG-27 के 2 स्क्वाड्रन को भी हटा दिया गया था। MiG-27 लड़ाकू विमानों ने मई 1999 में हुए करगिल युद्ध के दौरान जबरदस्त पराक्रम दिखाया था। करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाला ये विमान अपने साथ 4000 किलो तक के बम ले जा सकता है। यूपी के कन्नौज में हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी मारे गए आदमी का शव गाड़ी में रखकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उन लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस के लाठियां चलाते ही वहां जुटे लोग सड़क पर इधर उधर भागने लगे। बीच चौराहे पर हुए इस लाठीचार्ज के वक्त वहां कई गाड़ियां भी चल रही थीं और अचानक हुए लाठीचार्ज से बचने के लिए लोग गाड़ियों के बीच से निकलकर भागने लगे। पुलिस ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा और जो भी उनके सामने आया उन्होंने उसे पीट दिया। पुलिस से बचने के लिए प्रदर्शन में शामिल कई लोग बाजार में मौजूद दुकानों की तरफ भाग गए, लेकिन गुस्साए पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए दौड़ते दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए इतनी भारी संख्या में पुलिस पहुंची थी कि पूरी सड़क पर पुलिस के जवान ही दिखाई दे रहे थे। गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी है। हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया है, जिसके बाद ये लोग शव लेकर थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें पीट दिया। थाने में किसी ने उतारने नहीं दिया और हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी पुलिस इंस्पेक्टर ने और पुलिस वालों ने। भारत के करीब 13 लाख डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हो जाने की खबर से लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि जिन कार्डों के डेटा चोरी हुए हैं उनमें 18% तो एक ही बैंक के हैं, जिसकी मदद से कोई हैकर कभी भी किसी के भी बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन लेन देन के वक्त सावधानी बरती जाए तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक अगर ऐसा फ्रॉड होने के 72 घंटे के अंदर आप बैंक को लिखित सूचना दे देते हैं तो फिर ऐसे फ्रॉड की लायबिलिटी आपकी नहीं बनती और आपका पूरा पैसा बैंक को लौटाना होगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा चोरी होने की जानकारी सामने आने के बाद साइबर एक्सपर्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सावधानी से करने की सलाह दी है। अगर सुरक्षित वेबसाइट है तो HTTPS से प्रारंभ होती है और अगर असुरक्षित वेबसाइट पर आप ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो डेटा है ये दुरुपयोग किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एटीएम और कार्ड स्वाइप करने वाली मशीनों में डेटा चुराने वाली डिवाइस लगाकर ये चोरी की शुरुआत होती है और शुरुआती जांच में यही भी पता चला है कि इस साइबर चोरी में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण समझा जाने वाला ट्रैक-टू डेटा भी चोरी हुआ था। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे काली रंग की मैग्नेटिक स्ट्रिप में दर्ज ग्राहकों की सब जानकारियों को ट्रैक-टू डेटा कहा जाता है और इस डेटा के जरिए कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से लोगों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है। बताया जा रहा है कि चुराए गए हर कार्ड का डेटा $100 यानी भारतीय रुपयों में करीब 7,000 रुपए में ऑनलाइन बेचा जा रहा है। हैकर जिस वेबसाइट से कार्ड का डेटा बेच रहे हैं उसे कौन और किस देश में चला रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है।
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2 बेकाबू कारों ने सड़क पार कर रहे कई लोगों को कुचल दिया। वहां एक चौराहे से गुजर रही कार को दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों कारें सड़क पार कर रहे लोगों पर चढ़ गई। इससे पहले वहां कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े थे। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर ये लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने लगे। इस दौरान एक कार अपनी दिशा में सड़क पार करती दिखी, लेकिन तभी एक दूसरी तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत होते ही पहली कार वहां से पैदल गुजर रहे लोगों के ऊपर पलट गई, जबकि टक्कर मारने वाली कार भी बेकाबू होकर लोगों के ऊपर चढ़ गई। हादसे में 6 लोग गाड़ियों की चपेट में आ गए। हालांकि उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई और टक्कर लगने के बाद वो उठ खड़े हुए। हादसे के बाद वहां भगदड़ मच गई और आसपास मौजूद दूसरे लोग भी घायलों की तरफ दौड़े। इस दौरान एक कार के ड्राइवर को भी मामूली चोटें आई। दिल्ली में 108 अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया। इन पर ठीक से काम नहीं करने और भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगे थे। उपराज्यपाल के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र में एक किसान ने राज्यपाल से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। बीड के किसान ने डीएम को खत सौंपा, जिसमें बीजेपी और शिवसेना में जारी खींचतान का जिक्र किया गया। साथ ही हल नहीं निकलने तक उन्हें यह पद सौंपने की बात लिखी। बीवीएस लक्ष्मण ने अपना 45वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन पर बीसीसीआई ने एक पुराना वीडियो शेयर किया, जबकि साथी खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रिहर्सल के दौरान पुलिस वालों की राइफल फेल हो गई। पुलिस वालों ने अयोध्या पर फैसला आने से पहले दंगे से निपटने की वो रिहर्सल कर रहे थे। उसमें थोड़ा है कंफ्यूजन है। हमारा ये मानना है कि स्कूल खुलते 8 बजे के पहले हैं, तो वो बच्चे को छोड़ के जब आएंगे तो 8 बजे के पहले आ जाएंगे। और दोपहर के अंदर अगर लेने के लिए जाएंगे, अगर वो कहते हैं तो वी वुड एज्यूम कि एक ट्रस्ट के ऊपर, जैसे मेडिकल इमरजेंसी पे भी ट्रस्ट है हमारा कि भाई अगर कोई कहता है मेरी गाड़ी में ये बीमार आदमी है तो वी विल अलाउ। तो ये बेसिकली पूरा ऑड इवन मकसद जो है वो ट्रस्ट पे बेस्ड है। आप लोग देखेंगे पिछली बार भी ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ था कि हज़ारों चालान काटे गए थे। सक्सेसफुल इसलिए हुआ था कि लोगों ने इसको अपनाया था। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको अपनाएंगे। वो देखो, वो कुछ भी करेंगे ना, वो हर चीज़ पे हमें गाली देंगे। सुबह से शाम तक वो केवल गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि स्पेसिफिक पराली की वजह से, पराली जलने की वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है। इस पे बात करते हैं ना, इस पे वो टाइमलाइंस बताएं और इस पे हमें बताएं हमें क्या करना है, दिल्ली के लोगों को क्या करना है। वो कभी एक दिन का उपवास करेंगे, कभी केजरीवाल ने आज ओपन में क्यों मीटिंग करी, ये इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा ऑड इवन कर रहे हैं मंडे से। ये तो सबसे अल्टीमेट मेजर होता है, नॉर्मली लास्ट मेजर होता है। बाकी सारी चीज़ें तो चल रही हैं। देखो, हमें समझना पड़ेगा बीमारी क्या है और बीमारी का इलाज क्या है। अगर आपकी बीमारी इस टाइम, दिल्ली का पोल्यूशन है, मैं मानता हूँ, दिल्ली का अपना कुछ हद तक डस्ट का पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना कुछ हद तक इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, वो सब है, हम मानते हैं। उसको काफ़ी कम किया, 25% कम किया, और भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी पोर्शन पोल्यूशन का जो है पूरा आसमान ये पराली का है, उसको नहीं टैकल करेंगे। हम अपना तो करते ही जा रहे हैं, ऑड इवन भी अपना ही कर रहे हैं। उसको टैकल करने के लिए कुछ ठोस टाइमलाइंस अब चाहिए। मेरे को तो कोई लेटर नहीं। 3 बार मीटिंग इन्होंने अब बताइए 3 बार सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने मीटिंग नोटिस भेजा और 3 बार मीटिंग कैंसिल हुई है। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। बहुत अच्छी रही मीटिंग और उन्होंने कई सारे सुझाव दिए, उन सारे सुझावों पे पालन करेंगे। मैंने भूरेलाल सर को आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से 2-3 कारण की वजह से कमिटेड है पोल्यूशन को कम करने के लिए। नंबर 1, दिल्ली कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी शुड लुक लाइक अ कैपिटल सिटी। नंबर 2, हम दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता करते हैं। तो मैंने उनको यही कहा है कि जो भी अगर कोई भी कठोर कदम भी उठाने हैं, हम उनके पूरे साथ हैं। और ही वॉज वेरी हैप्पी विद वट एवर वी हैव डन एंड वट एवर कमिटमेंट वी गेव। हाँ, वो साथ हैं, ऑर्डिनेंस के साथ हैं।
एक बारी देखते हैं 5 के बाद क्या होता है। अगर ऑटो चालक मीटर से नहीं चलते, टैक्सी वाले पैसे बढ़ाते हैं तो कोई पेनल्टी उनकी लगाई जाएगी? वो तो है ही, वो नंबर वगैरह है, उस पर फ़ोन करते ही उनके ऊपर एक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर दिल्ली के सीएम कहें कि और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने ऑड इवन के लिए अपने दफ्तरों के समय बदल दिए हैं। आपको बता दें, अब जो नए समय हैं, 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे, जबकि दूसरे 21 विभाग सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन योजना लागू की जा रही है और इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लेते हुए अपने दफ्तरों के जो टाइमिंग्स हैं उनको बदल दिया है, यानी 2 भागों में विभागों को बांट दिया गया है। 21 विभाग 9:30 से 6 तक काम करेंगे, जबकि 21 विभाग 10:30 से 7 तक काम करेंगे। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, तो अब ऑड इवन योजना को सफल बनाने के लिए वो तमाम कदम जिनका जिक्र पहले भी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं कि दफ्तरों का समय बदला जाएगा। बिल्कुल, हम ही ने IBN 7 ने न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने चैनल पर बताया था कि किस तरीके से सरकार दफ्तरों के समय बदलने की तैयारी में, और आज न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर एकदम मोहर लगी है। सरकारी आदेश जारी हो गया और उसमें ये साफ कहा गया है कि 21 विभाग जो है सवेरे 9:30 से 6 बजे तक काम करेंगे और 21 विभाग 10:30 बजे से 7 बजे तक काम करेंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ऑड इवन के दौरान सड़कों पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो किसी तरीके से कम हो। अगर उन्हें 2 समय पाली में बांटा जाएगा तो गाड़ियों की आवाजाही कम रहेगी अगर सरकारी दफ्तरों की समय में बदलाव हो, क्योंकि अधिकारी, कर्मचारी और साथ साथ उन दफ्तरों में जाने वाले लोग जो पब्लिक है उनको भी टाइम बदलेगा। तो इससे सरकार का ये कहना है कि लोगों की सड़क पर आवाजाही अलग अलग टाइम पर होगी तो उसका असर प्रदूषण पर भी पड़ेगा, और क्योंकि ऑड इवन के दिनों में लोगों को दिक्कत ना झेलनी पड़े, इस कारण से इन सब चीजों को देखते हुए ये टाइमिंग बदली गई है। बिल्कुल विक्रांत, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए टाइमिंग्स बदली गई है। दिल्ली सरकार का ये फैसला, 21 विभाग 9:30 से 6 बजे तक काम करेंगे, जबकि 21 विभाग सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन चलेगा और इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। मुंबई के भेंडी बाजार इलाके की एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग सबसे पहले इमारत की एक दुकान में लगी, जो देखते ही देखते फैलती चली गई, जिसके बाद इमारत आग की लपटों में पूरी तरह घिर गई और वहां से धुएं का गुबार उठने लगा। आग इतनी भीषण थी कि इमारत से उठती लपटों और धुएं को काफी दूर से देखा जा सकता था। हादसे के बाद वहां काफी लोग भी जमा हो गए। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालांकि तब तक आग से इमारत को काफी नुकसान हो चुका था। बताया गया कि इससे पहले भी इसी इमारत में 3 बार आग लग चुकी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये जो नीचे से चेतन सिरेमिक वाला है उसकी वजह से आग लगी है। पहले भी 3 बार उसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग चुकी है, लेकिन इस बार आग काफी भीषण थी, जिसे काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग की चपेट में आने से वहां खड़ी करीब 10 बाइक और 2 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रिहायशी इलाके में एक तेंदुए के घुस आने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि तेंदुआ खाने की तलाश में जंगल से भटकते हुए गांव में आ गया, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। लोग तेंदुए को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। इसके बावजूद तेंदुआ आराम से गांव में घूमता दिखा। तेंदुआ कभी सड़क पर बैठ जाता तो कभी झाड़ियों के पीछे छिप जाता। तेंदुए के गांव में घुसने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची और उसे पकड़ने की कोशिश में जुट गई, लेकिन उनकी कोशिश नाकाफी साबित हुई। एक बार तो तेंदुआ वन विभाग की गाड़ी के पास आकर बैठ गया। काफी कोशिश के बाद भी तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका। हालांकि वन विभाग ने तेंदुए को जल्द पकड़कर रिहायशी इलाके से दूर भेजने का भरोसा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन हरियाणा में पराली जलाने पर रोक नहीं लगाने के विरोध में किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को गुलाब देकर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने पंजाब और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पंजाब और हरियाणा सरकार पराली जलाने पर रोक नहीं लगा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कोच्चि में तेज बारिश के बाद समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। ये हालात अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान महा की वजह से बने हैं।
जिसने समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं उसमें रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तेज बारिश के बाद समुद्र की लहरें पूरी ताकत से उछाल मारने लगी हैं। समुद्र में दूर दूर तक ऊंची लहरें उठती दिखाई दी, जिसके बाद रिहायशी इलाके में ये पानी घुस गया। वहां कहीं भी नजरें दौड़ाने पर पानी ही पानी नजर आया और सड़क का नामो निशान मिट चुका था। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया और सभी अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। यही नहीं, घर के आंगन में रखा सामान भी पानी में डूब गया। यहाँ तक कि खाने पीने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी पानी में डूबे दिखे। ऐसे हालात में कई परिवारों ने इलाके को छोड़कर वहां से जाने में बेहतरी समझी। व्हाट्सएप जासूसी मामले में विपक्ष ने सरकार को घसीटा तो गृह मंत्रालय ने इसके पीछे सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा दिया। इस सियासी हंगामे के बीच कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी भी जासूसी हुई थी। इससे पहले व्हाट्सएप ने भी खुद माना था कि मई महीने में जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब भारतीय पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था, जिस पर कांग्रेस ने सीधे सरकार को घेर लिया। सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हट सकती। ये बहुत बड़ा निजता के अधिकार का उल्लंघन है। राहुल गांधी ने भी मामले में ट्वीट करके सरकार पर जासूसी के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी दखल की मांग की। I think that this is an ideal case where the Supreme Court should sumo to take up this matter because it affects, basic fundamentals of democracy in India. कांग्रेस के अलावा कई दूसरी पार्टियों ने भी इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब सामने आया। कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं क्योंकि सरकार का अच्छा काम चल रहा है, उसको वो वार नहीं कर पा रहे, उस पर राजनीतिक कुछ कह नहीं पा रहे, तो इस प्रकार के शायद मुद्दे इसलिए जबरदस्ती बनाने के प्रयास में लगे हैं। व्हाट्सएप ने इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप पर पेगासस नाम के खतरनाक सॉफ्टवेयर की मदद से 1400 लोगों की जासूसी का आरोप लगाया है, जिनमें भारतीय पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। इनमें एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि व्हाट्सएप से उन्हें जानकारी दी है कि मई महीने में उनकी भी जासूसी हुई थी। प्रफुल्ल पटेल के अलावा भीमा कोरेगांव मामले में वकील निहाल सिंह राठौर का भी दावा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें भी निशाना बनाया गया था। और अब तक 40 से ज्यादा पत्रकारों, नेताओं, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप पर जासूसी होने का दावा किया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में NSO ग्रुप नाम की जिस कंपनी पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, उसने इसे बेबुनियाद और भ्रामक बताया। व्हाट्सएप का आरोप है कि NSO ग्रुप के पेगासस नाम के खतरनाक सॉफ्टवेयर से कई लोगों की निजी जानकारियों को चुराया गया। ये सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि इससे मोबाइल फोन का कैमरा तक हैक किया जा सकता है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में लगी आग के लॉस एंजलिस तक पहुंचने से हालात और बिगड़ गए। भीषण आग की वजह से वहां कई हॉलीवुड कलाकार भी घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर लगभग 1 महीने बाद भी काबू नहीं पाया जा सका और ये आग तेज हवाओं के सहारे लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तेजी से फैल रही आग ने कैलिफोर्निया के कई और रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद मकान और दूसरी इमारतें भीषण लपटों में घिरी नजर आई। बेकाबू आग ने हजारों एकड़ जंगल और रिहायशी इलाकों को जलाकर राख कर दिया। डरे सहमे लोग जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो गए। They said you got to go, get out of here, because the thing, and we're just coming back to get stuff that we need, our medication. My wife and I are diabetics. इस आपदा से निपटने के लिए दमकल विभाग के 2000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया, लेकिन बेकाबू हो चुकी आग के सामने किसी की भी नहीं चली। आग बुझाने की तमाम कोशिशें भीषण लपटों के आगे नाकाम होती दिखी, क्योंकि वहां के एक के बाद एक आग के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। कैलिफोर्निया में इस मौसम में चलने वाली तेज हवाएं भी इन आग के बेकाबू होने की सबसे बड़ी वजह बन गई है और आग इतनी तेज हवाओं के सहारे बेहद तेजी से फैल रही है। तेज हवाओं की वजह से हाईवे पर गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया है। वहां कई भारी भरकम ट्रक हाईवे पर ही पलटे नजर आए। बताया गया कि ये ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार वाली हवाओं की वजह से सड़क पर ही पलट गए। हवाएं इतनी तेज थीं कि बचाव दल के लोगों के लिए भी वहां खड़े हो पाना मुश्किल हो गया। पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर ने अनुष्का शर्मा पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांग ली। अनुष्का के जवाब के बाद फारूक इंजीनियर ने सफाई दी कि उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया।
दिल्ली में एक ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास हुआ। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 154 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे मेहमान टीम इंग्लैंड ने आसानी से हासिल कर लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में राज्य के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची कई छात्राओं पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। बताया गया कि इस हमले में 24 से ज्यादा छात्राएं जख्मी हो गईं, जो मधुमक्खियों के हमले के बाद खुद को सुरक्षित रखने के लिए दुपट्टे से शरीर को ढककर इधर-उधर भागने लगी थी। इन छात्राओं के अलावा वहां मौजूद कुछ टीचर्स पर भी मधुमक्खियों ने हमला किया, जो छात्राओं के साथ सुरक्षित जगह पर जाती दिखाई दी। मधुमक्खियों के हमले में एक छात्रा की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई, जिसे वहां मौजूद दूसरी छात्राओं और टीचर्स ने संभालने की कोशिश की। एक बस में बैठकर ये सभी लोग अस्पताल के लिए रवाना हो गए। किसी छात्रा के चेहरे पर मधुमक्खियों ने ढंग मारा हुआ था, तो किसी की गर्दन हमले में जख्मी हुई थी। लेकिन कार्यक्रम में मौजूद कमलनाथ सरकार में मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और दूसरे नेता मंच पर बैठे रहे और कोई भी छात्राओं का हाल जानने वहां नहीं पहुंचा। एनसीपी ने राम मंदिर पर आने वाले फैसले से पहले महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सुझाव दिया। शरद पवार ने राज्य की शांति के लिए इसे जरूरी बताया। हरियाणा के पानीपत में एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। खीरी में पलिया मंडी समिति से अवैध कब्जे को हटाए जाने के विरोध में कारोबारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया गया कि वहां मंडी सचिव अवैध कब्जे को हटाने पहुंचे थे, जिससे गुस्साए कारोबारी मंडी के मेन गेट के बाहर जुट गए और फिर फल और सब्जियों की टोकरियों में आग लगा दी। इस दौरान कारोबारियों ने मंडी सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इससे पहले मंडी सचिव और कारोबारियों के बीच जमकर बहस भी हुई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदूषण की वजह से एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से 5 नवंबर तक सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। मंडे ट्यूसडे सारे स्कूल बंद किए हैं। इसमें प्राइवेट स्कूल भी बंद होंगे, गवर्नमेंट स्कूल भी बंद होंगे और हम स्थिति पे पूरी नज़र रखेंगे। अगर और जरूरत पड़ी तो उसको आगे में बढ़ाएंगे। इधर यूपी के हमीरपुर में रिहर्सल के दौरान पुलिस वालों की राइफल फेल हो गई। पुलिस वाले अयोध्या पर फैसला आने से पहले दंगा निपटने की रिहर्सल कर रहे थे और इस दौरान पुलिस वाले अपनी सरकारी राइफल से एक भी गोली नहीं दाग पाए, जिसके बाद पुलिस वाले अपनी राइफलों को जमीन पर पटकना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे वो उनसे गोली ना चला सके। लेकिन उनकी तरकीब काम ना आई, जबकि अयोध्या के एसपी ने दावा किया कि वो फैसला आने के बाद हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक आदमी ने अपने हाथों से 101 नारियल तोड़ दिए। वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल हुए प्रमोद यादव नाम के आदमी ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर 101 नारियल अपने हाथों से तोड़ दिए। नारियल तोड़ने के लिए आदमी ने अपने हाथ में एक दस्ताना पहन रखा था और वो एक के बाद एक नारियल के ऊपर मुक्के बरसाता रहा। इस दौरान वहां इलाके के लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिन्होंने ताली बजाकर नारियल तोड़ने वाले आदमी का हौसला बढ़ाया। बताया गया कि मुक्कों से नारियल तोड़ने वाले प्रमोद यादव कई सालों से ऐसा करते आए हैं और इस कार्यक्रम में 101 नारियल तोड़कर उन्होंने 1 लाख नारियल तोड़ने का रिकॉर्ड बना लिया।